हरे कृष्णा बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं अच्छे होंगे और खूब मन से पढ़ रहे होंगे। पहले तो आप बोलोगे भैया आप तो बार बार ऐसे ही करते हो। पहले तो आप लोगों से क्षमा यार, क्षमा चाहेंगे। मतलब 2 दिन आपको वीडियो मिली नहीं, एक सोमवार और एक मंगलवार को। इतवार को तो हम ऑफ ही रखते हैं। वो वीडियो इसलिए नहीं मिल पाई, मेरे रिलेशन में किसी की डेथ हो गई थी तो मुझे वहाँ जाना पड़ा था, इसलिए मैं वीडियो बना भी नहीं पाया और उसे अपलोड भी नहीं कर पाया। लेकिन अब कंटिन्यू करेंगे और इस कंटिन्यूटी के साथ हम आगे बढ़ते चलेंगे। आज हम जो हमने अभी तक पढ़ा है वैदिक सभ्यता में उसे समाप्त करने जा रहे हैं, यानी कि उसके हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो भी हमने पढ़ा है। ठीक है, अब क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद आप जो पढ़ेंगे इन क्वेश्चंस के बाद, लगभग 40 क्वेश्चन है जो अभी तक प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। इन 40 क्वेश्चंस के बाद हम डिस्कस करेंगे महाजनपद काल पे, यानी हम बुद्ध काल पे एंट्री करेंगे और वहाँ से हम आप लोगों को अलग अलग साम्राज्य पढ़ाते चलेंगे। ठीक है, ये वाला फ़ैन और वाला फ़ैन ऑफ कर देना भाई। तो कंटिन्यू करते अपनी क्लास को क्वेश्चंस के साथ। जैसे आप देख भी रहे होंगे पीछे मैंने क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, तो इन्हीं क्वेश्चंस को आज मैं कराऊंगा। देखते हैं लगभग जितने भी क्वेश्चंस होंगे आज करेंगे, बाकी क्वेश्चंस फिर आपको कल मिल जाएंगे। अब देखो, मैं आपसे बोल रहा था ना कि मैं आपको स्टैटिक जीएस का काम शुरू करूँगा और वो स्टैटिक जीएस डेली आपको या तो शाम को, मैं सोच रहा हूँ कि उसे शाम को 4:30 या 5 बजे अपलोड करूँ या रात को 9 बजे अपलोड करूँ, इसी समय वो आया करेगी। अब उस स्टैटिक जीएस में मैं बता देता हूँ, जहाँ तक मेरी उम्मीद है कल तक वो काम हो जाएगा और परसों से आपको वीडियो मिलनी शुरू हो जाएंगी। उसमें मैंने क्या करा, उसमें मैंने ऐसे नहीं करा कि 50 क्वेश्चन मैं ले आया और मैंने 50 क्वेश्चन के 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं फिर उनके अकॉर्डिंग कराता चल रहा हूँ। मैंने वो काम नहीं करा। मैंने क्या करा, मैंने 1 लाइनर क्वेश्चन बनाए हैं, 1 लाइनर। ठीक है, कि जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ब्रॉड गेज की लंबाई कितनी है, तो उसका उत्तर नीचे दे दिया। फिर नैरो गेज की लंबाई कितनी है, उसका उत्तर नीचे दे दिया। फिर जैसे कि पानी का आयतन, यानी कि बर्फ़ के पिघलने पे पानी का आयतन बढ़ता है या घटता है, उसका आंसर नीचे दे दिया। तो मैंने ऑप्शन नहीं दिए, मैंने स्टैटिक जीएस को, यानी 1 लाइनर क्वेश्चंस जो जीएस है उसे इस प्रकार से बनाए हैं नोट्स उसके। आप भी ऐसे ही नोट्स बनाना। जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं बच्चों, मेरी समझ ये कहती है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में मैं आपको क्या करूँगा, रटवाता चला जाऊँगा। सोचो 50 क्वेश्चन करवा दिए, 100 क्वेश्चन करवा दिए, उसे रटने से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला यार, ना वो इतने याद रहते। हम कैसे करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हम करेंगे ऐसे, जैसे हमने एक टॉपिक पढ़ा, जब हमने टॉपिक पढ़ा तो उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करें तो ज़्यादा समझ में आएंगे ना। ठीक है, अब इसी तरीके से स्टैटिक जीएस भी कर लेंगे हम। स्टैटिक जीएस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देंगे, स्टैटिक जीएस में सीधे सीधे उनके आंसर देंगे लिख करके और क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब जरा फायदा सुनो, आपने स्टैटिक जीएस लर्न करी, आपने हिस्ट्री पूरा पढ़ा। जैसे अब हिस्ट्री पढ़ने के बाद आपको सिंधु घाटी सभ्यता पता चल गई, पाषाण युग पता चल गया और वैदिक सभ्यता पता चल गई, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपने कर लिए। अब मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन पेपर डिस्कस कराऊँ कभी आप लोगों को कि देखो ये क्वेश्चन पेपर रेलवे का है या यूपी का है या पीसीएस का है या किसी भी चीज़ का है, तो मैंने उसमें क्वेश्चन दिखाए 5 से 7 क्वेश्चन, जैसे 30 क्वेश्चन जीएस के। अब 30 जीएस के क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन हमें किसके मिलते हैं, जो हमने पढ़ा है। सोचो 2 मिले वैदिक सभ्यता के, तो वैदिक सभ्यता एकदम टिक हो जाएगा आपको दिमाग में। अगर तो अच्छे से पढ़ रखा है, क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे तो क्वेश्चन भी हाथ में आ गए। एक मिल गया स्टैटिक जीएस का, एक मिल गया पाषाण का, एक मिल गया सिंधु सभ्यता का। तो आपको ये वाला ज्ञान वहाँ काम आएगा। ऐसे नहीं कि मैं कुछ भी उठाऊँ और 20-50 क्वेश्चन कराते चला जाऊँ। मैंने इस पैटर्न को फॉलो नहीं किया भाई, और ना ही मैं करने वाला हूँ। ऐसे नहीं कराऊंगा, कुछ फ़ायदा नहीं लगता मुझे। मैं आप लोगों को ऐसे ही पढ़ाऊंगा जैसे मैंने ये बनाया। आप लोग देखना, आपको खूब इससे इंटरेस्ट आएगा। जब चीज़ें याद होनी शुरू होंगी ना, तो पेपर में भी टिक मार्क लगेंगे। ठीक है ना। तो हमने जो पढ़ लिया, आज हम उसके क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करते हैं, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। साथ ही परसों से आपको, जहाँ तक उम्मीद है मेरा परसों तक हो जाएगा काम, परसों से आपको 1 लाइनर जीएस मिलनी शुरू हो जाएगी। और जैसे कि मैं करंट का क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ आपसे, तो आज जो करंट का क्वेश्चन है वो अभी बता रहा हूँ मैं आपसे, मतलब पूछ रहा हूँ आप लोगों से। सन 2025 के पद्म पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है और वो दिए जाने लगे हैं। जैसे आज ही वो लगभग 71 लोगों को दिए गए हैं, न्यूज़ में ऐसे आ रहा था। टोटल जो वो पुरस्कार हैं, जैसे आज 71 लोगों को दिए गए हैं, तो टोटल पुरस्कार जो हैं किसके, पद्म पुरस्कार जो हैं टोटल 2025 में कितने लोगों को दिया जा रहा है, आपका क्वेश्चन है ये। आपको मुझे बताना है कि 2025 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिया जा रहा है। और इसके लिए
आप लोगों का आंसर है जो आप कल आप कमेंट करेंगे, जब ये वीडियो आएगी आपके पास तो आप मुझे बताना कमेंट करके। फिर पद्म पुरस्कार पे मैंने वीडियो बनाई है एक, उस पर मैं आपको पद्म पुरस्कार की सभी श्रेणी बताऊंगा। पद्म पुरस्कार कब शुरू हुए 1954 में, कब इनका नाम चेंज हुआ 1955 में, इनका इतिहास क्या रहा, है ना, इसमें कौन कौन से पुरस्कार आते हैं। पद्म पुरस्कार में पद्म भूषण आता है, पद्म विभूषण आता है, पद्म श्री आता है। पद्म भूषण में क्या होता है, पद्म विभूषण में क्या होता है, पद्म श्री में क्या होता है, कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं, किस किस को नहीं दिए जाते हैं, है ना, और कौन कौन व्यक्ति जिन्हें नहीं मिलते, क्या मरने के बाद भी दिए जाते हैं, मरने के बाद कब से अनाउंसमेंट हुआ, दिए कहा जाते हैं, देता कौन है इनको, इसकी घोषणा कौन करता है, पीएम इसमें क्या हस्तक्षेप करता है ना, इसका पद्म भूषण का कैसा पदक होता है, विभूषण का कैसा पदक होता है, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे जब हम परसों आपके साथ फिर रूबरू होंगे किस चीज़ के लिए, पद्म पुरस्कार के साथ। तो अभी आपके लिए क्वेश्चन है करंट का कि सन 2025 में कितने पद्म पुरस्कार, मतलब कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है 2025 में। ये आपका करंट का क्वेश्चन है, आप मुझे बताएंगे कमेंट करके जरूर, ठीक है। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपना। पहला क्वेश्चन है जो हमने अभी वैदिक सभ्यता पढ़ी, मैंने उसमें कहा था कुछ महाकाव्य वगैरह रह रहे हैं, समय के साथ उसे बता देंगे। मैं उसमें गया नहीं ज़्यादा धर्म में जाता तो खूब डिटेल हो जाती है यार, उसका कोई फ़ायदा है नहीं हमें। बाकी क्वेश्चन हम यहाँ से डिस्कस कर लेंगे। महाभारत का मूल नाम क्या था? तो महाभारत का मूल नाम, जैसे कि ऑप्शन दिख रहा है आपको, जय संहिता। ऑप्शन क्या है? जय संहिता। महाभारत का मूल नाम था जय संहिता, ना भृगु संहिता, ना सुश्रुत संहिता, ना शिव संहिता। महाभारत का मूल नाम है जय संहिता। मैंने 2011 में रेलवे आरपीएफ एसआई का पेपर दिया था, उस समय आया था कि महाभारत का मूल नाम क्या है, तो आंसर था जय संहिता, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे इसे, जय संहिता। और ये देखो 2021 में भी दोबारा पूछा गया ये पेपर में, रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा 15 मार्च 2021, रिपीटेड क्वेश्चन मिलते हैं, पक्का मिलते हैं। तो याद रखेंगे महाभारत का मूल नाम क्या था? जय संहिता था मूल नाम, जय संहिता। अच्छा, इसके चीज में एक चीज और ध्यान रखना, महाभारत का मूल नाम जय संहिता था, इसमें लगभग 8800 श्लोक थे। याद रखेंगे इसमें कितने श्लोक थे? 8800। क्या पता ये भी पूछ ले इसमें कितने श्लोक थे। फिर धीरे धीरे इसके अंदर श्लोकों की संख्या बढ़कर लगभग 1 लाख हो गई। कितनी हो गई? 1 लाख। और जब इसकी संख्या 1 लाख हो गई तो इसको बोला सत सहस्त्री संहिता। शत सहस्त्री, ये भी आप याद रखेंगे, शत सहस्त्री संहिता या महाभारत। सत साहित्य संहिता बोल दो या महाभारत बोल दो, ठीक है। तो आप इस चीज में ये ध्यान रखेंगे कि महाभारत का मूल नाम क्या था? जय संहिता। कितने श्लोक थे स्टार्टिंग में? 8800 के आसपास, ठीक है, 8800। हाँ, उसके बाद इनकी संख्या कितनी हो गई? लगभग 1 लाख बताते हैं ऐसे, लगभग 1 लाख बताते हैं। जब 1 लाख संख्या हो गई श्लोकों की तो नाम दिया इसे सत सहस्त्री या महाभारत। तो याद रखेंगे कभी पेपर में आ जाए सत सहस्त्री नाम किसका है तो आप बता देंगे महाभारत को ही सत सहस्त्री भी कहा जाता है और महाभारत को ही जा संहिता भी किया जाता है। श्लोक कितने हो गए? लगभग 1 लाख के आसपास इनके श्लोकों की संख्या हो गई थी, तब इसका नाम ये पड़ा था। तो क्लियर हुआ। एक क्वेश्चन आया कि महाभारत का मूल नाम क्या है, तो आप बताएंगे जय संहिता इसका मूल नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देता है बच्चों कि महाभारत नामक संस्कृत महाकाव्य के लेखक कौन थे? यानी महाभारत किसने लिखी है? देखना एक बार, सही दिख रहा है क्या? देखो सही दिख रहा है, ठीक है। महाभारत नामक संस्कृत महाकाव्य के लेखक कौन थे? तो आंसर लगाएंगे, ये क्वेश्चन आया है फिर 14 मार्च 2021 को। ये है इसके महर्षि वेद व्यास। ध्यान रखेंगे, महाभारत महर्षि वेद व्यास। महाभारत के लेखक कौन? महर्षि वेद व्यास। याद रखेंगे इस वाली चीज को, बाकी इसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको आगे कर दिया, ठीक है, जो पहले वाला क्वेश्चन था। तो महाभारत का मूल नाम याद रखेंगे जय संहिता, और महाभारत के जो महाकाव्य उसके लेखक कौन है? लिखी किसने महाभारत? महर्षि वेद व्यास ने ये लिखी है, ठीक है। आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मैंने अच्छे से नोट्स पढ़ाते हुए आपको ये करवाया था। क्वेश्चन है सत्यमेव जयते भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर देवनागरी लिपि में अंकित है। ये उद्धरण कहाँ से लिया गया? मतलब सत्यमेव जयते वाक्य जो है वो भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे लिखा हुआ है, ये लिया कहाँ से गया? आपने भारत का राष्ट्रीय चिन्ह देखा होगा,
जो 4 मुंह वाले शेर हैं, जो अशोक स्तंभ से लिया गया है, 4 मुंह वाला सिंह, अशोक स्तंभ है 4 मुंह वाला सिंह, है ना। अब तो आ ही रहा है हिस्ट्री में, अब हम इसे पढ़ेंगे, अशोक के जो स्तंभ है, शिलालेख है ना, उन सबको हम पढ़ेंगे। तो स्तंभ लेख, शिलालेख सब पढ़ेंगे। तो अशोक का स्तंभ लेख था 4 मुंह वाला सिंह। आपने खूब देखा होगा राष्ट्र चिन्ह, जिसके सिर के बस जो 4 सिर हैं वो पीठ लगाकर एक दूसरे से बैठे हुए हैं, दिखते वो 3 हैं लेकिन है वो 4। तो 4 शेर हैं वो, नीचे उसके अंदर चक्र बना हुआ है और उसके नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। तो जो सत्यमेव जयते लिखा हुआ है वो कहाँ से लिया गया है? तो वो लिया गया है बच्चों मुंडक उपनिषद से, और ये मैंने आपको खूब अच्छे से बताया था मुंडक उपनिषद के बारे में, है ना। याद होगा आप लोगों को कि खूब अच्छे से आपको बताया था, सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। और सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है सत्य की सदा ही जय हो, सत्य की सदा ही विजय, या सत्य सदा ही विजय होता है, सत्य सदा ही विजय होता है, सत्यमेव जयते, सत्य सदा ही विजय होता है, यह है सत्यमेव जयते की जयते का अर्थ। तो याद रखेंगे, पेपर में आएगा सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो आंसर बताएंगे मुंडक उपनिषद से। देखो ये भी पूछा है 2021 में भाई। और अब आपका जो पेपर होने वाला होगा, रेलवे के हैं मैक्सिमम क्वेश्चन, अब आपका जो पेपर होने वाला होगा वो होगा आपका 2025 में। तो इसमें भी क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिलेंगे, पक्का मिलेंगे। और जब ये क्वेश्चन आएंगे तो फिर देखना, मैं इस वीडियो के साथ उसको लिंक करके बताऊंगा कि देखो ये पूछा हुआ क्वेश्चन था तो हमने पढ़ा है। अगर आएगा तो जरूर करेंगे, नहीं आएगा तो कुछ और आएगा, उसको देखेंगे, ठीक है। तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? मुंडक उपनिषद से। तो ये क्या है? राष्ट्रीय प्रतीक पर देवनागरी लिपि में लिखा है सत्यमेव जयते। अर्थ क्या है? सत्य की सदा ही विजय हो, सत्य की सदा ही विजय होती है, ये इसका अर्थ है। ध्यान रखना, मुंडक उपनिषद, ठीक है, क्लियर हुआ। और राज्य चिन्ह क्या है? 4 मुंह वाला शेर जो है वो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, उसके नीचे लिखा है सत्यमेव जयते, ठीक है। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन पूछा कि महाभारत के अनुसार, पहले देखो जरा सही दिख रहा है क्या? महाभारत के अनुसार भीम और हिडिंबा का पोता कौन था? पहले तो हिडिंबा कौन थी? हिडिंबा एक राक्षस है, हिडिंब उस राक्षस की बहन थी। महाभारत में जिक्र आता है इसका, हिडिंब राक्षस की बहन थी हिडिंबा। तो हिडिंबा का विवाह किससे हुआ था? भीम से। और इनसे जो पुत्र था वो था घटोत्कच, और उस घटोत्कच का जो पुत्र था उसका नाम था बर्बरीक। तो हिडिंबा और भीम का पोता था बर्बरीक, ये याद रखेंगे। हिडिंबा और भीम का पोता कौन था? बर्बरीक था, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। देखो खूब अच्छे से पढ़ाते टाइम आपको बताया था, मैंने कहा था जो क्वेश्चन वहां से छूटेंगे वो हम यहाँ से कवर कर लेंगे, और जो मैंने नोट्स में पढ़ाए थे वो यहाँ मिलेंगे आप लोगों को, पक्की बात है। देखो सही दिख रहा है, ये सही दिख रहा है? देखो पढ़ो, निम्नलिखित में से किस वेद में रोगों के उपचार के बारे में वर्णन किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट बताया था, जादू टोना, है ना, शल्य चिकित्सा, रोग उपचार, ये सब किस में था? अथर्ववेद में था। तो अथर्ववेद में किसके बारे में दिया गया है? रोग के उपचारों के बारे में अथर्ववेद में दिया गया है, अथर्ववेद में दिया गया है। अच्छा, इसके साथ 2 चीजें आप लिख लेना, वो मेंशन की नहीं है, हर चीज मेंशन नहीं करनी होती, तो आप लिख लें इस चीज को, मैं बोल रहा हूं अथर्ववेद के साथ में ही लिखना। अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं, अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं, पिपलाद, पिपलाद और शौनक, पिपलाद और शौनक। देखो ये तो बहुत बार पूछ रहे, रोगों का उपचार, ये भी आपसे पूछ सकता है जो मैं बोल रहा हूं, पिपलाद और शौनक। जो मुंडकोपनिषद है, ये भी लिख लो, पिपलाद और शौनक लिख लो। मुंडकोपनिषद अथर्ववेद की शौनक शाखा का उपनिषद है। मुंडकोपनिषद अथर्ववेद की शौनक शाखा का उपनिषद है। अब कभी आ जाए पेपर में क्वेश्चन, क्या आएगा कि क्वेश्चन पूछेगा मुंडकोपनिषद अथर्ववेद की किस शाखा का उपनिषद है? तो ऑप्शन में पढ़े होंगे पिपलाद और शौनक, तो सीधा से बताना एकदम से शौनक। अभी तक ये नहीं पूछा तो ये पूछ सकता है आप लोगों से, तो इसको भी हमने मेंशन कर दिया, ठीक है ना। तो जो हमारा अथर्ववेद की 2 शाखाएं, एक पिपलाद और एक शौनक, और शौनक जो है इसी का उपनिषद क्या है? मुंडकोपनिषद, और उस मुंडकोपनिषद से क्या लिया गया है? सत्यमेव जयते। तो ये क्वेश्चन भी आपके हाथ में आ गया, ये भी आपके हाथ में आ गया 2 एक्स्ट्रा, और वो भी आपके हाथ में आ गया, ठीक है।
आगे चलते हैं। फिर देखो, फिर वही क्वेश्चन, उस बार रोग दिए थे, इस बार बीमारी दे दी। पहले देखो क्या सही दिख रहा है। निम्न में से किस वेद में बीमारी को उपचार दिया गया है? तो आंसर है इसका यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। तो आंसर इज अथर्ववेद। अभी तो बताया था, सेम क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दिया। और 2017 में आया था, इससे पहले वाला 2021 में पूछा, 2017 का 2021 में पूछ लिया। तो रिपीट होता रहता है भाई। तो याद रखेंगे किस वेद में बीमारियों का उपचार है, तो आप बताएंगे अथर्ववेद में बीमारियों का उपचार है। कितने हो गए? लगभग 6 क्वेश्चन हो गए हमारे। आगे चलते हैं। आगे देखो, फिर दोबारा वही क्वेश्चन आ गया। इससे फायदा ये होगा, आपने जो पढ़ा है उसका रिवीजन आपको पता चला कि आपने कितना पढ़ा है भाई। अलग अलग क्वेश्चन कराने से कुछ फायदा नहीं है। जो पढ़ लो, मजा तो तभी है जो पढ़ लो उस पर क्वेश्चन करने। अलग अलग के लिए मैं स्ट्रैटेजीज लेकर आ रहा हूँ आप लोगों के लिए। आप एक सीरीज में चलें तब आएगा मजा पढ़ने का। मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है? अभी बताया था भाई, बिल्कुल अथर्ववेद। एकदम लग गया होगा, इस पर दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। मुंडक उपनिषद अथर्ववेद। लो फिर दोबारा आ गया। संस्कृत वाक्य सत्यमेव जयते, कभी पेपर में पूछ ले सत्यमेव जयते किस भाषा में है, तो बता देंगे संस्कृत वाक्य है ये। किस भाषा में? संस्कृत में। तो संस्कृत वाक्य सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? फिर दोबारा मुंडकोपनिषद। एक ही क्वेश्चन कितनी बार पूछा, याद हो गया होगा यार। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद। और मुंडकोपनिषद सोनक शाखा का उपनिषद है, अभी बता दिया। ठीक है, सोनक शाखा अभी तक नहीं पूछी गई। तो देखो ये आ गया 2011 ना 2017, सॉरी 2017। अब ये देखो, संस्कृत भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित? तो भारतीय यूरोपीय। भारतीय यूरोपीय। संस्कृत भाषा किस भाषा से संबंधित है? भारतीय यूरोपीय। हिंदी के टीचर जब हिंदी पढ़ाते तो बहुत अच्छे से इसको डिस्कस करते हैं। फिर भी मैं भी इसको डिस्कस कर दूंगा। जब मैंने कहा था छुटमुट जो चीजें रह रही हैं उसको वहां डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल के लिए अब याद रखेंगे कि जो संस्कृत भाषा है वो किस परिवार की है? भारतीय यूरोपीय परिवार से संबंधित है। पेपर में आएगा संस्कृत भाषा किस भाषा परिवार से है, तो बताएंगे भारतीय यूरोपीय भाषा से संबंधित है। ठीक है, तो 1 मिनट रुक जाएंगे बस। ठीक है, चलो। और मैंने बताया था संस्कृत भाषा किसकी भाषा थी? आर्यों की भाषा थी। ये भी याद रखेंगे, संस्कृत भाषा आर्यों की भाषा थी। नेक्स्ट, देखो शब्द यजुर्वेद में यजुर का क्या आता है? बहुत अच्छे ढंग से मैंने आप लोगों को क्लियर करा था। शब्द यजुर्वेद में यजुर शब्द का क्या अर्थ है? यजुर शब्द का अर्थ होता है बलिदान या आहुति देना। बलिदान या आहुति देना, यजुर। और यजुर का मतलब मैंने बताया, याद करो, यज्ञ। और यज्ञ के अंदर आहुति ही तो दी जाती है, सामग्री की दे दो, इस तरीके से आहुति दी जाती है। तो यजुर्वेद में यजुर का वाक्य, यजुर वाक्य का क्या अर्थ है? तो आप बताएंगे आहुति। क्लियर हो गया? आहुति जो है, कई बार बलिदान मिल गया तो बलिदान भी लगा देंगे, बलिदान या आहुति। क्लियर है? इसके अलावा और तो सब मैंने आपको बता रखा है। इसमें कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद सब बता रखा था, तो उसको जरूरत नहीं है करने की, वो सब वहां बता रखा है। फिर भी एक बार बताता हूँ। यजुर्वेद में यजुर शब्द का अर्थ है बलिदान अर्थात आहुति। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, एक था शुक्ल यजुर्वेद और एक था कृष्ण यजुर्वेद। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का उल्लेख यजुर्वेद में प्राप्त होता है, यानी जितने भी यज्ञ संबंधी विधि विधान है वो सब यजुर्वेद में ही प्राप्त होता है सारी बातें। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता भी कहा जाता है, ये भी मैंने बताया था। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता भी कहा जाता है। अगर आपने अच्छे से क्लास करी होगी तो पक्का पता होगा, हाँ भाई ये तो सारी बातें भैया ने बता रखी है। क्लियर हो रहा है? शब्द यजुर्वेद में आहुति, और 2 वेद थे यजुर्वेद के अंदर, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता भी कहा गया था, ये सब बताया था। ठीक है, याद रखना भाई, गलती मत कर देना। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन जो आया था ना, इस पे क्वेश्चन ही अलग गलत हो गया था, फिर भी इसका आंसर लिखा है भारतीय पटल पर आर्य लगभग डैश के बीच उभरे। भारतीय पटल पर आर्य कब आए थे? तो आपको पता है 1500 से 1000 BC के आसपास, ईसा पूर्व के आसपास, पर ऑप्शन में था नहीं, तो इसलिए हमने अलग से करके से लिख दिया है कि ये कब आए थे? 1500 ईसा पूर्व। 1500 से 1000 से पूर्व, ईसा पूर्व के आसपास थे ना, तो 1500 ईसा पूर्व लगा दिया। ऑप्शन में नहीं था तो इसको हमने छोड़ा था और इसका आंसर अलग से लिख दिया था। तो आर्य कब आए थे? 1500 ईसा पूर्व आए थे। नेक्स्ट, अब देखो अगला क्वेश्चन आ गया। अगला ठीक है,
आर्य कब भारत आए, देखना एक बार, ठीक दिख रहा है क्या ये, एक बार देखो। आर्य कब भारत आए थे, ये गलत लग गया, सी नहीं है बच्चों, इसका आंसर तुम्हें अच्छे से पता है, इसे काट दो। इसका आंसर है 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक, ठीक कर लेना, मैंने ठीक कर दिया। 1500 से 1000 ईसा पूर्व सब पढ़ा रखा है कि आर्य कब आए थे, ठीक है ना। तो आर्य 1500 से 1000 ईसा पूर्व में भारत आए थे, सही। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 20 कर लेंगे आज, बाकी 20 कल कर लेंगे, तो 40 क्वेश्चन हो जाएंगे। इन 40 क्वेश्चन के साथ आपको जो अभी तक आपने पढ़ा है उसका भी रिवीजन हो जाएगा। आर्य लोग भारत में कहां से आए थे, आर्य लोग भारत में कहां से आए थे, मैंने बताया था मध्य एशिया, एक फैक्ट पॉइंट रखना, मध्य एशिया से। अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत थे, लेकिन ज्यादा मत माना जाता है मध्य एशिया से। तो आर्य लोग भारत में कहां से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। खूब अच्छे से वहां डिटेल करी थी, अब यहाँ जरूरत नहीं है। अब आप सोचो, इन्हीं क्वेश्चंस को अगर मैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहा होता तो क्या फायदा होता, रट रहे होते चीजों को, अरे मध्य एशिया से आए थे। अब आर्य की सीक्वेंस पता है भाई, कैसे आए आर्य, फिर वैदिक सभ्यता आई, फिर उनका धर्म क्या था, समाज क्या था, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी थी, ऐसे पढ़ाया आप लोगों ने। तो अगर इनके अलावा कोई क्वेश्चन बनाए तो भी आप कर देंगे, और जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए वो तो करा ही दिए मैंने। तो यार इस तरीके से पढ़ो, और धीरे धीरे मैं बहुत, मतलब जब कुछ मन तो यार बहुत करता है इतनी सारी चीजें लेकर आऊं, लेकिन समय का अभाव रहता है ना, तो उस चक्कर में बहुत कम काम हो पाता है। पर फिर भी कोशिश करता हूँ कि तुम्हारे लिए रेगुलर चीजें लाता रहूँ, नई नई चीजें लाता रहूँ। तो और कोशिश करूंगा और अच्छे से पढ़ाने की और मेहनत करने की, कि जिससे कि आप लोगों को ये पता चले यार मैंने यहाँ से फिक्स कर लिया, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, पक्का बनेंगे यार, पक्का बनेंगे, ठीक है। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो भगवान पक्का साथ देगा, हो ही नहीं सकता कि ना साथ दे। आप बस मेहनत करो, दब कर मेहनत करो। आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से आए थे, ये भी हमने पढ़ लिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 14वां। आर्य भारत में किस रूप में आए थे, ये भी मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। इसका मतलब, तो अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे, आक्रमणकारी के रूप में आए थे। किसके रूप में आए थे, आक्रमणकारी के रूप में आर्य लोग भारत में आए थे। ऑप्शन से जाएंगे, किस रूप में आए थे, आक्रमणकारी के रूप में आए थे, ठीक है ना। जो यहाँ के लोग थे इनको उन्होंने गैर आर्य बोला था, याद करो, है ना। और यहीं पे मैंने आपको एक 10 राज्य युद्ध भी पढ़ाया था, याद करो, है ना। तो इस तरीके से अगर 10 राज्य युद्ध पूछा गया तो आप पढ़ा कर ही देंगे, वो बता रखा है। और आर्य लोग भारत में किस कैसे आए थे, आक्रमणकारी के रूप में ये आए थे, आक्रमण करा था इन्होंने आकर, ऐसे बोला जाता है, ठीक है। याद रखेंगे, आक्रमणकारी, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, सबसे प्राचीन का मतलब है सबसे पहले आया, तो इसे तो मुझे लगा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, सबसे जो पुराना वेद है वो कौन सा वेद है, हमारा ऋग्वेद। मैं इसके ऑप्शन, हाँ ये देखो कितनी बार दिया है, 2002, 6, 8, 9 रेगुलर आ रहा है। इस बार फिर मिल जाएगा आप लोगों को कि सबसे पुराना वेद कौन सा है या सबसे पहला वेद कौन सा है, तो आंसर इज ऋग्वेद है, ठीक है, ऋग्वेद। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ। ऋग्वेद आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे, देखो पढ़ाया था ना मैंने, फिर क्वेश्चन मिल गया। जो पढ़ा है पक्का मिलेगा भाई, जो पढ़ा है पक्का मिलेगा, और जो वहां से छूटा है वो भी क्वेश्चन में कवर कर दिया हमने। ऋग्वेदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे, तो संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे, याद रखेंगे, खूब अच्छे से पढ़ा रखा है, संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट आओ, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोबारा से, 2003 में आया था, इस बार मिलेगा 2025 में, तुम्हें अच्छे से देना रेलवे का पेपर। इसके बाद यूपीएसआई कांस्टेबल भी आ रहा है, साथ में एसएससी के भी बता रहे हैं कि वो भी आ जाएंगे। तो यूपीएसआई के लिए मैं मूल विधि और संविधान पढ़ाऊंगा खूब आराम से, ऐसे नहीं करूंगा कि घोच पोच 3-3 घंटे पढ़ा दिया, आराम आराम से। जिस दिन फॉर्म आएंगे, जैसे ही फॉर्म आएंगे उसी दिन से एक तो यूपी की क्लास पढ़ाएंगे आप लोगों को हम, और एक पढ़ाएंगे मूल विधि और संविधान पढ़ाएंगे, बहुत बढ़िया ढंग से पढ़ाएंगे, ठीक है। तो यहाँ देखें, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र कौन सा था, अच्छे से बताया था, सरस्वती नदी, खूब बढ़िया से बताया था। सरस्वती नदी का ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी बोली जाती है। सबसे ज्यादा बार सिंधु बताया था, गंगा का 1 बार, यमुना का 3 बार, इस तरीके से ये सारी बातें आपको बताई थी, ठीक है, याद होना चाहिए। और क्या था इसमें, 2003 में पूछा गया था, बिल्कुल सही, ठीक है। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 18। शास्त्रीय संगीत, जब संगीत आ गया तो चाहे शास्त्रीय दे चाहे कोई सा दे, संगीत का जनक कौन सा वेद था, आपके आंसर निकलना चाहिए एकदम। ये ठीक दिख रहा है, पहले ये देखो,
संगीत का जनक, देखते पता चला ये सामवेद, बहुत अच्छे से पढ़ाया था भाई। संगीत का जनक सामवेद है ना, स्वाद सात स्वर यहीं से निकले थे, सामवेद से। तो शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना कहाँ की गई है? सामवेद में की गई है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, आप इसे मुझे बताएंगे, ठीक है। और इसका ऑप्शन गलत टिक हो रखा है, आप मुझे सही बताएंगे क्या है, कल बात करेंगे इस पे, इसलिए मैंने इसे ऑप्शन जानबूझ के गलत किया था। सूची 1 व सूची 2 को सम्मिलित करें। ब्राह्मण, सूची दे रखी उपनिषद, अथर्ववेद और ऋग्वेद। सूची, शिक्षण संबंधी समस्याओं का वर्णन किसमें दिया गया है? अवस्था के साथ भाषा में समानता, वैदिक आर्य, कार्यों नहीं है, आर्यों के संपादन की विधि का वर्णन, वैदिक कार्यों की, सॉरी वैदिक कार्यों की, अथर्ववेद वैदिक कार्यों के। नेक्स्ट, जन साधारण के रीति रिवाजों का व्याख्या किस में दी गई है? तो ये आप खुद ही मुझे बताएंगे 19 का आंसर क्या आएगा, छोड़ रहा हूं आपके लिए। और लास्ट क्वेश्चन है आज हमारा, प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसको कहा जाता है? तो इसका आंसर याद रखना, मनु को कहा जाता है। मनु संहिता आता है ना, उसी को, मनुस्मृति, सॉरी संहिता कह रहा हूं, मनुस्मृति। तो मनुस्मृति को प्राचीन हिंदू विधि का लेखक, तो प्राचीन हिंदू मतलब कि हिंदू विधि, जो हिंदू कानून था, वो प्राचीन हिंदू कानून किस में आता है? मनुस्मृति में आता है। तो प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसको कहा जाता है? मनु को कहा जाता है। मनु ने जो कानून लिखा था वो प्राचीन हिंदू कानून था। तो ध्यान रखेंगे, प्राचीन हिंदू विधि का लेखक कौन है? मनु है। समझ में आया? यहाँ तक रखते हैं हम 20 क्वेश्चंस, आप लोगों ने नोट करेंगे अच्छे से, एक एक क्वेश्चन को रोक करके नोट करेंगे, और आप अपने रजिस्टर में जहाँ पर वैदिक सभ्यता खत्म करा उसके बाद ये 20 क्वेश्चन लिखेंगे। आगे के 20 क्वेश्चन कल डिस्कस करता हूँ मैं, और उसके बाद हम करेंगे मगध महाजनपद की शुरुआत, और मैप के साथ बताएंगे कौन कौन से क्षेत्र कहाँ कहाँ पर बसे थे, ठीक है ना। फिर हम बुद्ध पढ़ाएंगे, फिर जैन पढ़ाएंगे, फिर आगे चलेंगे अशोक पे, मौर्य पे, इस तरीके से आगे चलेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज एक करंट का क्वेश्चन आपको दिया था हमने, वो ध्यान रखना है ना। इस मनु के बारे में और बहुत सारी बातें कल डिस्कस करता हूँ मनु के बारे में। अभी फिलहाल ध्यान रखेंगे, प्राचीन हिंदू विधि का लेखक मनु को कहते हैं, यानी कि जो मनु थे वो लेखक थे किसके? प्राचीन हिंदू विधि के, ठीक है। तो कल मिलते हैं इसी के साथ में। हरे कृष्णा, धन्यवाद।